आज हम लोग पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन। हमारा नया टॉपिक है आज की क्लास का, इसका नाम है बेटा डेप्रिसिएशन। हमारा डेप्रिसिएशन पढ़ने से पहले ना उद्देश्य ये होना चाहिए, रीजन ये होना चाहिए, लॉजिक ये होना चाहिए कि हम लोग डेप्रिसिएशन पढ़ क्यों रहे हैं, वजह क्या है डेप्रिसिएशन पढ़ने का। डेप्रिसिएशन पढ़ने से पहले हम लोग चीजों को समझेंगे कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। बेसिकली हमें क्या लगता है, डेप्रिसिएशन वो होता है कि जो फिक्स एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है ना यूज करने की वजह से, उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। कायदे से सच्चाई यही है कि जो हमारे धंधे के अंदर फिक्स एसेट्स होते हैं उसकी ना वियर एंड टियर की वजह से जो वैल्यू रिड्यूस होती है उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। लेकिन क्वेश्चन ये आता है सर कि ये ऐसा होता है क्यों है, रिड्यूस होता है क्यों है। सही बात है कि क्वेश्चन हमारा जायज है कि रिड्यूस क्यों होता है वैल्यू, पहला क्वेश्चन ये आता है। दूसरा, किस चीज की वैल्यू रिड्यूस होती है, डेप्रिसिएबल एसेट्स किसको बोलते हैं, हमारा क्वेश्चन ये आता है। मेन क्वेश्चन हमको डेप्रिसिएशन पढ़ने से पहले। तो डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ चीज हम लोग बेसिकली पहले पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, एडवांस लेवल पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा, डेप्रिसिएशन होता क्या है। तो डेप्रिसिएशन हमारा टॉपिक है, ओके। टॉपिक है हमारा डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन टॉपिक है, इसके बारे में AS10 बात करती है। कौन बात करती है? AS10 बात करती है डेप्रिसिएशन के बारे में, जिसका नाम क्या है, PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्या नाम है इसका? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। AS10 बात करती है किसके बारे में? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सबसे मेन क्वेश्चन हमारा यही आता है और इसी को हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। बेसिकली सबसे पहला चीज है डेप्रिसिएशन। मैंने बताया आपको कि रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू वियर एंड टियर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन बोलेंगे। चलो सबसे बड़ी क्वेश्चन यही है, reduction in the value of fixed assets due to wear and tear। ये तो सही बात है सर कि हमारा जो फिक्स एसेट्स में क्या होता है, वैल्यू रिड्यूस होती है, उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ये सच्चाई है, इसमें कोई वो नहीं है कि डेप्रिसिएशन इसको नहीं बोलते। लेकिन पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये नॉन कैश एक्सपेंस है या कैश एक्सपेंस। आप सोचो, आपके फिक्स एसेट से आप जब रिड्यूस होती है वैल्यू, ये क्या नॉन कैश एक्सपेंस है या कैश एक्सपेंस है? तो ये सर नॉन कैश एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में ना जेब से हमारा कोई कैश जा ही नहीं रहा होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा नॉन कैश एक्सपेंस होता है, नॉन कैश एक्सपेंस होता है। ये बेसिक सा क्वेश्चन आता है हमारा डेप्रिसिएशन के बारे में कि ये हमारा क्या होता है सर, नॉन कैश एक्सपेंस होता है। दूसरा चीज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्यों? क्योंकि सर ये हमारा एक्सप्लिसिट नहीं होता, इम्प्लिसिट कॉस्ट इसको बोलते हैं। वजह क्या है इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलने का, रीजन क्या है, जो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट होते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। लेकिन जो हमारा एक्चुअली में जेब से क्या जा ही नहीं रहा होता, उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये है डेप्रिसिएशन का फंडा। लेकिन यहाँ पे इतना बात नहीं आता है कि डेप्रिसिएशन में आप सिर्फ इतना बोल दो कि रिड्यूस जो होती है वैल्यू, उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अच्छा, सच्चाई तो ये है, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। तो भैया फिर किसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन? तो डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है ना सर कि एक्चुअली जैसे मान लो डेप्रिसिएशन में दो कॉन्सेप्ट है, एक है कंपनीज एक्ट का और एक है इनकम टैक्स एक्ट का। दोनों बात अलग अलग कहता है, दोनों का ही मैटर अलग अलग है। इनकम टैक्स में और कंपनीज एक्ट में दोनों में ही क्या है, 36 के आंकड़ा है। दोनों में ही क्या है, 36 के आंकड़ा है। दोनों अलग अलग बातें करती है, दोनों क्या करती है, अलग अलग बातें करती है। डेप्रिसिएशन को इनकम टैक्स में कुछ और बोलते हैं, और यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे जो हमारा कंपनीज एक्ट है और ये जो हमारा है इनकम टैक्स, दोनों में क्या है, 36 का आंकड़ा चलता है। इनकम टैक्स एक्ट में दोनों में क्या है, 36 का आंकड़ा चलता है। तो मतलब कंपनीज एक्ट में डेप्रिसिएशन को हम बोल सकते हैं कुछ भी, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा एक्चुअली नहीं होता। दोनों का जो मैटर है अलग अलग है। तो फिर हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि सर जब आप क्या करते हो ना, कॉस्ट को एलोकेट करवाते हो। क्या करवाते हो?
कॉस्ट को जब एलोकेट करवाते हो उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप? कहना मैं ये चाह रहा हूं सर कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है ना कि कॉस्ट अलाउड करवाने का एक तरीका है, गवर्नमेंट से कॉस्ट अलाउड करवाने का एक तरीका है। मतलब अगर आप मान लो कोई मशीन खरीदते हो 10 लाख का, 20 लाख का, 30 लाख का, उसकी बेनिफिट क्या होगी सर? लंबे समय तक चलती है, उसकी कुछ पीरियड होगी कि इतने समय तक बिजनेस में हमारा ये एसेट्स क्या करेगा, हमारे साथ कंटिन्यू रहेगा, इतने साल हमारे बिजनेस का क्या है, कुछ यूजफुल लाइफ है उस एसेट्स का जो हमारे बिजनेस में पड़े हुए हैं। तो आप उसको क्या करोगे, आप धीरे धीरे ना कॉस्ट को क्या करवाते हैं, गवर्नमेंट से अलाउड करवाते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं एक्चुअल में डेप्रिसिएशन। जैसे समझो अगर आप क्या करते हो, घर वाले से 1000 रुपए लेते हो, फिर धीरे धीरे उसे खर्चे करते हो, धीरे धीरे, ऐसा तो नहीं कि 1000 रुपए लेते हो सीधा जाके मार्केट में खर्चे कर देते हो। सेम चीज है डेप्रिसिएशन। ये क्या है ना, कॉस्ट अलाउड करवाने का एक तरीका है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। अब आता है थोड़ा सा एडवांस लेवल पे बेटा हम लोग कि डेप्रिसिएशन होते क्या है जेन्युइनली। तो डेप्रिसिएशन का मतलब अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे एक्चुअली। तो डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि depreciation is a process। depreciation क्या है, एक प्रोसेस है of allocation of cost of depreciable assets, of depreciable assets, depreciable assets of over depreciation of assets over the useful life of assets। मतलब कि डेप्रिसिएशन का मतलब ये है सर, सिंपल सा चीज है, आप एक मशीन खरीदते हो, उसके कुछ फ्यूचर लाइफ होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूजफुल लाइफ, कि इस एसेट्स का जो लाइफ है वो 5 साल तक है। तो आप क्या करोगे, उस लाइफ का जो जितने साल है, एसेट्स का कितने साल है लाइफ, 5 साल, तो उस मशीन को आप यूज करते हो 5 साल तक। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जो कॉस्ट अलाउड करवाते हैं गवर्नमेंट से 5 साल तक बिट्स एंड पार्ट्स में, उसको हम लोग एक्चुअली में बोलते हैं डेप्रिसिएशन। की डेप्रिसिएशन क्या है, एक प्रोसेस है ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट्स ओवर द यूजफुल ऑफ लाइफ ऑफ एसेट्स। दैट मींस क्या, अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि डेप्रिसिएबल ऑफ एसेट्स क्या होता है। तो डेप्रिसिएबल ऑफ एसेट्स क्या होता है, मतलब डेप्रिसिएबल एसेट्स बोलते किसको है, जिस पे हमारा क्या होता है, डेप्रिसिएशन लगता है। तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि हमारा डेप्रिसिएबल एसेट्स किसको बोलेंगे। तो डेप्रिसिएबल एसेट्स बहुत सिंपल है, किसको बोलेंगे, मान लो अगर आपका कोई बिजनेस है, उसके अंदर कोई एसेट्स आप लाते हो प्रोडक्शन करने के पर्पस से। क्या है बेटा कंडीशंस, कि जब आप कोई फिक्स एसेट्स रखते हो अपने धंधे के अंदर, किस पर्पस से, प्रोडक्शंस करने के पर्पस से। मान लो आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है और आप कोई मशीन रखे हुए किस चीज के लिए, प्रोडक्शंस करने के लिए, तो वो भी क्या है आपके लिए डेप्रिसिएबल एसेट्स है। या कोई मशीन आपके धंधे में रखा हुआ रेंडरिंग टू सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, वो भी क्या है आपके लिए डेप्रिसिएबल एसेट्स है। या कोई आप मशीन अपने धंधे में रखे हो रेंटिंग टू अदर्स के लिए, वो भी क्या है आपके लिए डेप्रिसिएबल एसेट्स है। लेकिन कंडीशन होना चाहिए सर क्या, कि सबसे पहले जो ये मशीन आपके पास रखा हुआ है, इसका लाइफ जो होना चाहिए सर मोर देन 1 ईयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मोर देन 1 ईयर होना चाहिए। ये कंडीशन है, मतलब जो मैंने 4 पॉइंट बोला उसके साथ ये भी एक कंडीशन है कि जो उसके लाइफ होने चाहिए वो मोर देन 1 ईयर होने चाहिए। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये नोट फॉर सेल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नोट फॉर सेल होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप कोई मशीन रखे हो अपने धंधे में बेचने के लिए, उस पर डेप्रिसिएशन लगा दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि भाई उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। पहला क्वेश्चन ये भी क्लियर होता है। फिर एक चीज बताओ, which all sums, दूसरा कंडीशन ये है कि जो भी मशीन लाते हो ना, उसकी लाइफ अनलिमिटेड नहीं होनी चाहिए, कुछ लाइफ उसके फिक्स होने चाहिए कि 10 इयर्स, 15 इयर्स, 5 इयर, कुछ तो फिक्स होंगे, तभी उस पे क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन। बेसिकली अभी हम लोग पढ़े क्या है कि डेप्रिसिएशन किसको बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन किसको बोलते हैं कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू वियर एंड टियर, उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब आता है क्वेश्चन कि डेप्रिसिएशन के बारे में कौन बात करता है। तो डेप्रिसिएशन के बारे में बात करता है
AS 10 कौन बात करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो है हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वो क्या बोलता है कि डेप्रिसिएशन कुछ नहीं है सर, एक कॉस्ट अलाउड करवाने का तरीका है। क्या है? एक कॉस्ट अलाउड करवाने का तरीका है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। पहला क्वेश्चन ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब आता है कि सर प्रैक्टिकल लाइफ में डेप्रिसिएशन का क्या इंप्लीमेंट है? प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग डेप्रिसिएशन कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं? कंपनीज एक्ट तो बहुत सारी बातें बोलती है डेप्रिसिएशन में, लेकिन इसमें इनकम टैक्स एक्ट का भी कुछ बात है, लेकिन हमको नहीं पढ़ना इनकम टैक्स। क्यों नहीं पढ़ना इनकम टैक्स सर? क्योंकि दोनों में क्या है? 36 के आंकड़े। अब सोचो, आप प्रैक्टिकली सोचो, हम लोग क्या चाहेंगे? ज्यादा से ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करना। क्यों? क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? अपने नेट प्रॉफिट को कम कर पाएंगे डेप्रिसिएशन चार्ज करके। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा कभी भी नहीं चाहती आप ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करो। वो क्या चाहती है? इनकम टैक्स के बेस पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करो। ये दोनों में लड़ाई है। अब तो आता है क्वेश्चन कि हम लोग डेप्रिसिएबल एसेट्स किसको बोलते हैं? तो मैंने आपको बताया डेप्रिसिएबल एसेट्स बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है कि जो एसेट्स आपके बिजनेस में पड़े हुए हैं, किस पर्पस से पड़े हुए सर? या तो प्रोडक्शन करने के पर्पस से पड़े हुए, या रेंटिंग टू सर्विसेज, या रेंडरिंग टू सर्विसेज। कोई एसेट्स आप रखे हो जो किसी सर्विस देने में आपको काम आ रहा है। तीसरा मैंने क्या बोला? या तो रेंटिंग टू अदर्स के लिए आपने रखा हुआ है, उस पे भी क्या लगेंगे? डेप्रिसिएशन। लेकिन सुनिए, यहाँ पे एक कंडीशन और है। क्या? वो हमारा जो उसका लाइफ होना चाहिए वो मोर देन 1 ईयर होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? हमारा मोर देन 1 ईयर होना चाहिए, तभी उस पे डेप्रिसिएशन लगेगा। और वो नॉट फॉर सेल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जिस चीज की बिजनेस कर रहे हो उसी पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर दोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने का मतलब क्या है? यहाँ पे जो हमारा बिजनेस में किस चीज के लिए लाया हो, इन 4 पर्पस के लिए, या तो रेंडरिंग टू सर्विस, या तो प्रोडक्शंस के पर्पस है, या रेंटिंग टू अदर्स के लिए, उस केस में हमारा क्या होगा? डेप्रिसिएशन लगेगा। और यूजफुल लाइफ क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। तो क्या सर ऐसा हो सकता है कि किसी चीज पे डेप्रिसिएशन ना लगता हो? क्या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सर क्या ऐसा चीज है जिस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता हो? तो लोगों को क्या लगता है कि लैंड जो है ना, उस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगते। कहीं ना कहीं वो सच्चाई है, लेकिन इसके पीछे का पर्दा एक और है कि कौन सा लैंड सर जिस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगते, और कौन सा ऐसा लैंड है जिस पे डेप्रिसिएशन हम लोग लगाते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है। आपको समझना पड़ेगा कि जो लैंड फ्री होल्ड होते हैं, मतलब जो आपकी प्रॉपर्टी है ना सर, उसकी यूजफुल लाइफ कोई सीमित नहीं है। जब तक आप हो, आपके आगे वाले लोग भी हैं, तब तक, जब तक अंटिल एंड अनलेस, जब तक आप उसको सोल्ड ना कर दो, तब तक वो प्रॉपर्टी बिलोंग करती है आपसे। तो ऐसे वाले प्रॉपर्टी पे ना सर डेप्रिसिएशन नहीं लगते। तो भैया कोई ऐसा लैंड भी है जो हमारा डेप्रिसिएशन लगता है? हाँ, जो लीज होल्ड वाले लैंड होते हैं ना सर, उस पे हमारा डेप्रिसिएशन लगता है। लीज होल्ड का मतलब क्या है सर? लीज होल्ड का मतलब है जब आप लीज पे लेते हो। और क्यों लगता है उस पे डेप्रिसिएशन? क्योंकि उसके जो यूजफुल लाइफ होते हैं ना, उस लीज में लिखे रहते हैं कि आपसे कितने साल तक के लिए आप लीज पे ले रहे हो। तो उस केस में डेप्रिसिएशन तो चार्ज करते हैं, लेकिन जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होती है ना, उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है, नोट में आपको समझना पड़ेगा कि किस चीज पे डेप्रिसिएशन नहीं लगते हैं। तो आपको इस चीज को समझने के लिए मैं अभी लिख के बता रहा हूं। फ्री होल्ड लैंड, दैट मींस क्या होता है? ओन्ड लैंड, OWND, ओन्ड लैंड is not a depreciable assets. Because its useful life is unlimited. क्यों? क्योंकि इसकी यूजफुल लाइफ क्या है? अनलिमिटेड होती है। बट एक क्वेश्चन आता है, बट लीज होल्ड लैंड इज अ डेप्रिसिएबल एसेट्स बिकॉज इट्स यूजफुल लाइफ is limited, because its useful life is limited। समझ आया कि डेप्रिसिएबल एसेट्स का मतलब क्या है? कि ऐसा एसेट्स जिस पे हम लोग क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। कुछ ऐसे भी कॉन्सेप्ट होते हैं जिस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगते, और ये चीज ना आपको लोग पूछते हैं मार्केट में कि भाई तूने बहुत डेप्रिसिएशन पढ़ लिया, बता कौन सा ऐसा चीज है जिस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है? तो हम बोलते हैं लैंड। लैंड में भी मैंने आपको सेग्रीगेट करके बढ़ा दिया।
दो भाग में डिवाइड करा दे कि लैंड के दो टाइप है हमें यहाँ पे समझने के लिए, एक होता है फ्री होल्ड लैंड, एक होता है लीज होल्ड लैंड। लीज होल्ड लैंड पे तो डेप्रिसिएशन लगते हैं सर, लेकिन हमारे जो फ्री होल्ड लैंड होते हैं उस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगते। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि रीजन फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, मतलब क्या रीजन है कि जो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, क्या रीजन है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। ये बड़ा क्वेश्चन है कि हमारा क्या रीजन है कि डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो तीन रीजन है जो हम लोग बेसिकली समझते हैं कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने का पर्पस क्या है। पहला, वियर एंड टियर जो है उसके वजह से, जो मतलब अगर टूट फूट हो जाती है उसके वजह से हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। मतलब जो टूट फूट होती है एसेट्स को यूज करने की वजह से, उसके वजह से भी हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर फिर क्या होता है, एक अगर आउट ऑफ फैशन हो जाए, जैसे मान लो अगर कोई मशीन है जो अभी आउट ऑफ फैशन हो जाए ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो भी डेप्रिसिएशन चार्ज करने लायक हो चुका है। मतलब ऑब्सोलेसेंस बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ऑब्सोलेंस। मतलब क्या है कि आउट ऑफ फैशन हो चुकी है, मतलब टेक्नोलॉजी चेंज हो गया ना सर। एप्पल आईफोन 13 से 14 पे पहुंच गए, 15 पे पहुंच गए। दिस इज द सिचुएशन जहां पे क्या हो रहा है, फैशन चेंज हो रहे हैं। इस वजह से भी हमारा क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है। दूसरा, पैसेज ऑफ टाइम, मतलब टाइम गैप की वजह से, टाइम गैप की वजह से भी क्या लगता है, हमारा डेप्रिसिएशन लगता है। तो नेक्स्ट सेल में मैं बढ़ूं अगर, तो तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा है क्या, तीसरा कॉन्सेप्ट है हमारा रीजन फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। रीजन फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, रीजन फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। इसमें हमने 3 पॉइंट आपको बताया। पहला पॉइंट क्या बताया मैंने आपको कि वियर एंड टियर, वियर एंड टियर। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया ऑब्सोलेंस, इसी को हम लोग बोलते हैं आउट ऑफ फैशन, आउट ऑफ फैशन। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया पैसेज ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम। ये सारे चीज है हमारे क्या, रीजन फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। ये 3 वजह होते हैं हमारे रीजन फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। पहला रीजन क्या है, वियर एंड टियर। दूसरा ऑब्सोलेंस, मतलब क्या, टेक्नोलॉजी अगर चेंज होगी उसके वजह से। तीसरा, पैसेज ऑफ टाइम की वजह से जो हमारा चार्ज होता है उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। पहला क्वेश्चन ये आ गया। दूसरा क्वेश्चन अब हम लोग पढ़ेंगे कि डेप्रिसिएशन चार्ज करना कब से स्टार्ट करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कमेंसमेंट कब होता है डेप्रिसिएशन का। क्या है क्वेश्चन हमारा कि कमेंसमेंट कब होता है डेप्रिसिएशन का। अब 2 चीज समझना पड़ेगा आपको। जब आप कोई मशीन खरीद के लेके आते हो, कोई एसेट्स खरीद के लेके आते हो, तो सबसे पहले आपने क्या किया, मार्केट गए, मार्केट से आपने एसेट्स परचेज किया, उसके बाद अपने धंधे के अंदर ले आते हो, बिजनेस के अंदर। फिर क्या होता है एक्चुअली में, जब आप क्या करते हो, जब जैसे ही आप लाते हो एसेट्स को कहां पे, धंधे के अंदर, तो आपको इंस्टॉल भी करने पड़ते हैं। आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, साइट प्रिपरेशन करने पड़ते हैं, इंस्टॉल करने पड़ते हैं। कई बार तो हमें सर्विसेज भी लेनी पड़ती है कंसल्टेंसी की। हमें मशीन को इंस्टॉल करने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। तो आप सोचो डेप्रिसिएशन कब से चार्ज करूं सर, मशीन खरीदा डेप्रिसिएशन चार्ज कर दूं, नहीं ऐसा भी नहीं हो सकता। क्या इंस्टॉल कर दिया हो जाएगा, नहीं ऐसा भी नहीं हो सकता। यहाँ पे भी 2 कॉन्सेप्ट है, एक इनकम टैक्स का भी कॉन्सेप्ट है, एक हमारा कंपनीज एक्ट का भी कॉन्सेप्ट है। तो जब आप इनकम टैक्स वाले टीचर से पढ़ोगे ना तो वो कुछ और बताएंगे, और जब आप कंपनी एक्ट पढ़ाने वाले, मतलब दैट मींस अकाउंट्स पढ़ाने वाले टीचर से पढ़ोगे तो वो कुछ और बताएंगे। दोनों ही गलत नहीं है, मैं भी अपने जगह पे ठीक हूं, वो भी अपने जगह पे ठीक है। तो भैया डेप्रिसिएशन कब से चार्ज करते हैं, आप ही बता दो डेप्रिसिएशन कब से चार्ज करते हैं। तो कुछ नहीं, जैसे ही आप क्या करते हो, मशीन लेके आते हो और रेडी टू यूज करने लायक करवा देते हो, मतलब आपने इंस्टॉल कर दिया, अब वो क्या हो गए हैं, रेडी टू यूज करने लायक हो चुके हैं। दैट मींस क्या, अब हमारा रेडी टू यूज से क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन। तो भैया ये इनकम टैक्स वाले क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये भी आप बता दो। ये कहते हैं पुट टू यूज, मतलब जब आप यूज करना स्टार्ट कर देते हो तब डेप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है कि रेडी टू यूज और पुट टू यूज किसको बोलते हैं। तो आपको समझने के लिए समझना पड़ेगा, जब आप कोई मशीन खरीद के ले आते हो, इंस्टॉल कर लेते हो, आप चलाने लायक वो क्या हो चुका है, उस कंडीशन में आ गए हैं, मतलब यूजेबल कंडीशन में आ गए हैं, वहां से आप कंपनीज एक्ट के अंदर क्या करोगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। लेकिन इनकम टैक्स में क्या होता है, जब आप एक्चुअल यूज करना, पुट टू यूज करना स्टार्ट कर दोगे तो वहां से आप क्या करते हो, डेप्रिसिएशन चार्ज। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक डाउट आता है कि भैया रेडी टू यूज और पुट टू यूज में डिफरेंस क्या है, आप ही बता दो। आप सोचो एक गन खरीद के लेके आते हो,
और जब गन के साथ बुलेट खरीद के लेके आते हो और जब गन बुलेट में डाल देते हो ना, तो समझ लो कि ये अब क्या हो गया है, रेडी टू फायर हो चुका है। आपने फायर नहीं किया, सिर्फ आप क्या किए हो, गन खरीद के लेके आए हो और उसमें बुलेट डाल दियो और अब ये क्या हो चुका है, रेडी टू फायर हो चुका है, रेडी टू फायर हो चुका है। तो इसको क्या बोलेंगे, रेडी टू यूज। अब यहां से डेप्रिसिएशन आप क्या करोगे, अकाउंट्स में चार्ज करना स्टार्ट करोगे।